सो चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी। इसके फॉर्मूले पढ़ने की आप लोगों को जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो एलएक्यू में करे हम एडिशन थियरम, मल्टीप्लिकेशन थियरम, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना है, ज्यादातर आपको पढ़ना है एडिशन थियरम, क्योंकि हर प्रॉब्लम में, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में आपको एडिशन थियरम इस्तेमाल होने वाला है। और थोड़े बेसिक कंडीशंस जैसा कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है, और P ऑफ A प्लस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर होता 1। A होने वाला इवेंट है और A कॉम्प्लीमेंट नहीं होने वाला इवेंट है। क्लियर? ये सब कैलकुलेशन हम देखे लेक्यू में, बस वही अप्लाई करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन में बोल रहा क्या, A B C are 3 horses in a race। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया अभी, मतलब मेन पार्ट दे डाला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ A टू विन द रेस इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। तो ने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A टू विन द रेस इज ट्वाइस ऑफ B, मतलब A की प्रोबेबिलिटी B से 2 गुना ज्यादा है बोल रहा हूं। एंड अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज ट्वाइस ऑफ C। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है, 2 टाइम्स C का है। अपने को मालूम करना है कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज क्या है, A, B और C के। तो यहां लिख लेंगे पहले, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है चैप्टर का। A, B, C are 3 horses in a race and आप पूरे चैप्टर जितने भी 2A के कंपेयर कर लो, इसके ऐसे कि सबसे ज्यादा आसान है। दूसरा में आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन दिखेंगे या फिर अजीब अजीब टॉपिक्स दिखेंगे, ये ऑलमोस्ट सिंपल है कंपेयर टू ऑल चैप्टर्स। एसएक्यूज की बात बोल रहा हूं मैं, ये चैप्टर के आसान एसएक्यूज और वो भी 2 आते एग्जाम में। तो गिवन क्या है देखो अपने पास, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी बोला उन्होंने, तो 2 इंटू पी ऑफ बी लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2 टाइम्स ऑफ सी, यानी ट्वाइस ऑफ सी बोला उन्होंने। अब वी नो दैट, अब तक तो मालूम नहीं था लेकिन अब होया था कि जो प्रोबेबिलिटीज होते हैं सबका सम क्या होने वाला है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू, तो पी ऑफ ए कितना है अपने पास, 2 पी ऑफ बी है। पी ऑफ बी कितना है अपने पास, 2 पी ऑफ सी, बोलो पी सी बोल दो, पी ऑफ सी इक्वल टू 1 2, व्हाट इज अगेन पी ऑफ बी, और ये 2 प्लस 1 कितना हो गया, ओके 2 टू द प्लस 3 पी ऑफ सी एज इट इज इक्वल टू 1। 4 प्लस 3 कितना बना, तो पी ऑफ सी की वैल्यू कितनी बन गई, क्लियर है ये। अब सी जैसा आ गया, आपको बी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर कितना था, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आया 1/7, देन 2 1 जा 2। सेम वे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाल रहे हैं तो वो है 2 इंटू पी ऑफ बी, तो 2 इंटू पी ऑफ बी कितना है, तो 2 2 कितना बना, आ गया आंसर समझ में। सो क्वेश्चन नंबर 32 करने से पहले थोड़े बेसिक टर्म्स देख लेंगे हम, उसके बाद आएंगे इसमें। फर्स्ट थिंग, ये टर्म होता है इंटरसेक्शन। इसको हम प्रोबेबिलिटी में कब कब यूज कर सकते हैं, अगर उन्हें एंड मेंशन करा या फिर उन्हें बोथ मेंशन करा तब हम यूज करेंगे इंटरसेक्शन। यूनियन अगर दिया तो वो कब लेंगे हम, और मेंशन कर रहा या फिर एटलीस्ट 1, ये बोलने पे हम क्या यूज करेंगे, यूनियन यूज करेंगे। ये तो हो गया सेट्स। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस और स्पेड फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स मेंशन नहीं भी करा तो समझना है कि प्लेइंग कार्ड्स रहते 52, ठीक है। एस एंड स्पेड क्या है वो अपन देखेंगे अभी के। तो अभी इसका क्लासिफिकेशन देख लो अच्छे से। टोटल रहते 52 कार्ड्स, 52 में से 26 कार्ड्स रहते रेड एंड 26 कार्ड्स रहते ब्लैक, ठीक है। आउट ऑफ दिस 26 रेड वी हैव 13 हार्ट शेप्ड कार्ड्स एंड 13 डायमंड शेप्ड कार्ड्स। आउट ऑफ ब्लैक 13 आर स्पेड एंड 13 आर क्लब्स। शेप्स अगर देख रहे हैं हम तो हार्ट का शेप ऐसा ही रहने वाला है, डायमंड शेप, स्पेड, क्लब्स,
ये हो गया कार्ड्स का बेसिक सा क्लासिफिकेशन। अगर हम कलर्स में बात करें तो 26 ब्लैक एंड 26 रेड है। 26 रेड में अगर देख रहे हैं तो 13 हार्ट 13 डायमंड। 26 ब्लैक में अगर देख रहे हैं तो 13 स्पेड एंड 13 क्लब्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 13 कार्ड्स जो ये दिख रहे हैं आपको, वो 13 कार्ड्स रहते क्या? ए विच इज एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, J for Jack, Q for Queen and K for King। आप लोगों की चॉइस है, ये क्वेश्चन में भी यूज होने वाला है और एक ऐसा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में विच कैन कम इन एलएक्यू आया तो आ सकता, तो हम बस एक देख लेंगे क्लासिफिकेशन। कॉपी कर रहे हैं गुड, नहीं करे तो आप लोगों की प्रॉब्लम है, वो वीडियो में रहता कैसा भी आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट पे देख ले सकते हैं। तो अभी देखो ये है 13 कार्ड्स टोटल, एस जैक क्वीन किंग, ये अलग कार्ड और ये पूरे नंबर्ड कार्ड्स है। अब इसमें रहते कैसे कार्ड देखो, मैं खाली एक एस का बता रहा हूं आपको। ये है एस के 4 कार्ड्स, हर एस के 4, नंबर 2 के 4, नंबर 3 के 4, नंबर 4 के 4, ऐसे सबके 4 कार्ड्स रहते हैं अपने पास। 4 क्या हिसाब से रहेंगे? एक एस जिसमें आपको ये सपोज करो ये स्पेड का है, एक एस क्लब का, एक एस हार्ट का और एक एस डायमंड का। ये ऐसा होता है 4 कार्ड। शेप्स कितने अपने पास टोटल? शेप्स आर 4। कलर्स कितने अपने पास? 2। अलग अलग टाइप ऑफ कार्ड्स कितने अपने पास? 13। इसमें हर कार्ड 4। एस कितने हैं? 4 है। कैसा 4 है? एस हार्ट का, एस डायमंड का, एस स्पेड का और एस क्लब का। नंबर 2 कितने हैं? 4 है। जैक कितने हैं? 4 है। ठीक है, अब यहां पर मैं अगर पूछा प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड निकालने की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? वांट बाय टोटल। टोटल कार्ड्स विल बी 52, लेकिन मैं बोल रहा हूं रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड कितने हैं? 26। कलर की बात होते है कि समझना है कि आपको 26 कार्ड्स निकालना है। शेप की बात होते है कि आपको समझना है कि 13 कार्ड्स होने वाले। अगर मैं बोला स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 52 विल बी देयर। स्पेड कितने हो गए? 13। अगर मैं बोला डायमंड निकालो, सेम 13/52। अगर मैं बोला किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग 4/52, टोटल विल बी 52। किंग कितने रहते? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस कार्ड 4/52। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे थोड़ा एक स्टेज आगे बढ़ेंगे एक लेवल पे। हम अभी एक कार्ड की बात करते हैं, अब हम दो कार्ड्स की बात करेंगे। एंड का मतलब क्या होता? इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता? कॉमन पार्ट क्या है वो देखते हैं हम एंड में। ठीक है, मैं बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड एंड एस, रेड एंड एस निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप लोग बोलिए, रेड एंड एस निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक काम तो अपने को आसान हो जाता, वो है 52, तो डिनोमिनेटर में है। ऊपर क्या नंबर आने वाला है? रेड एंड एस निकालने की प्रोबेबिलिटी। एंड का मतलब होता है क्या? इंटरसेक्शन। रेड एंड एस की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फर्स्ट थिंग हम नंबर्स पे नहीं जाएंगे, वो तो क्वांटिटी है कि रहते कितने कार्ड्स। मैं बोल रहा हूं कि रेड एंड स्पेस, रेड एंड एस बोल रहा हूं मैं। मतलब ये है कि ऐसे कितने कार्ड्स है 52 में जहां पर रेड भी मिल रहा है आपको, एस भी मिल रहा। तो सिर्फ 2 कार्ड्स है, बिकॉज रेड क्या क्या है? एक हार्ट है, एक डायमंड है, और एस के रहते 4 कार्ड्स है। तो 4 से ज्यादा तो सोचना भी नहीं अपन। थोड़े लोग सोचते कि 26 ये है, 4 ये है, 26 + 4 30 सोच लेते वो, कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं करते थे। अपना काम क्या है? ये और ये कॉमन पार्ट किस में आ रहा देखेंगे। तो देखो रेड में कौन कौन है? हार्ट एक है, तो एस हार्ट में यहां पर है, डायमंड में यहां पर है। तो रेड एंड एस बोला तो कितने हो गए अपने पास? सिर्फ 2/52। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड एंड स्पेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड एंड स्पेड? इट इज 0, बिकॉज रेड में कहीं पर भी स्पेड आता ही नहीं। रेड में ये 2 शेप्स है, स्पेड कहां का है? ब्लैक का है। तो क्या दोनों इंटरसेक्ट होते कहीं पर भी? दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी? 0 है। अगर मैं बोला रेड एंड डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
रेड एंड डायमंड कितने 13 होते हैं, 13/52, टोटल 52 रहने वाला है कार्ड्स में। रेड एंड डायमंड क्या हिसाब से है, रेड कितने है टोटल 26 है, लेकिन रेड में 26 13 हार्ड भी है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ रेड और डायमंड, सॉरी रेड एंड डायमंड की बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों कितनों में मिलते हैं, सिर्फ 13 कार्ड्स में मिलते हैं, इसलिए आंसर कितना है। क्लियर है अब सबको। मैं बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एस एंड किंग, ड्रॉइंग एन एस एंड किंग, एस एंड किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एस एंड किंग। फिर कंफ्यूज हो गए आप लोग, एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है क्या, एस एंड किंग कहीं पर भी इंटरसेक्ट होते, किंग 4 कार्ड्स अलग है, एस 4 कार्ड अलग है, क्या मिल सकते कभी, तो एस एंड किंग क्या है, जैसा ये शेप्स एक दूसरे में ओवरलैप नहीं कर सकते, वैसे ये नंबर्स नहीं कर सकते, वैसे ये कलर्स नहीं कर सकते। अगर मैं पूछा ब्लैक एंड रेड की प्रोबेबिलिटी 0 है, डायमंड एंड हार्ट की प्रोबेबिलिटी 0 है, स्पेड एंड क्लब की प्रोबेबिलिटी 0 है, एस एंड किंग की प्रोबेबिलिटी 0 है, 8 एंड 10 की प्रोबेबिलिटी, समझ में आया ये। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन पे, अब ये हटा दो फिर ये, चलिए अब यहां पर देखो प्रॉब्लम्स हैं प्रोबेबिलिटी के, आपको उन्हें अलग अलग चीज मेंशन करता था, हम उसको इवेंट्स कंसीडर करें। अभी आपको कितने कार्ड्स के बारे में बात करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस और स्पेड, दो ही कार्ड के बारे में बात कर रहा, तो हम क्या करेंगे, लेट E1 इज इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग एन एस कार्ड, E2 इज इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड। अब प्रोबेबिलिटीज देखेंगे इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जब जब E1 की बात करो मैं किस पे दिमाग जाना अपना, एस कार्ड पे जाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के लिए एस निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल 52 है, और एस कितने रहते अपने पास 4 रहते, तो आंसर कितना है इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 52 ये है, स्पेड रहते कितने, अब मेरे को निकालना क्या है वो मैटर करता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस और स्पेड, व्हाट इज और इज यूनियन। तो आपको पूछा क्या उन्हें क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड E1 यूनियन E2, ये है क्या एडिशन थ्योरम है, एडिशन थ्योरम में क्या आता, P ऑफ E1 अब बोलो मेरे को, E1 तो निकाल लिया हम, E2 भी निकाल लिए, E1 इंटरसेक्शन E2 का क्या करते हैं, अब आप ये बोलो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड या कॉमन पार्ट बोलते हैं, तो वो देखेंगे हम क्या आता कार्ड से। इसका मतलब ये है उन्हें पूछ रहा एस एंड स्पेड कितने हैं, एस एंड स्पेड सिर्फ एक है, देख लो यहाँ पर, एस स्पेड एक है, एस क्लब एक है, एस हार्ट एक है, एस डायमंड एक है। तो अगर मैं बोला एस एंड स्पेड यानी E1 इंटरसेक्शन E2, हाउ मेनी, ओनली 1, और आउट ऑफ कितने आते हैं, तो निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/52। क्लियर है ये पार्ट पूरा, प्रोबेबिलिटी कैसा है। अब लेके आके सब्स्टिट्यूट करो, E1 का आंसर है, E2 का आंसर है -1/52, सबका डिनोमिनेटर सेम, तो 4 + 13 - 1, 4 + 13 17, 17 - 1 2, 4 4 are 16, 4 1 are 4, carry 1, 4 3 are 12. So probability of drawing ace or spade from a deck of 52 cards is 4/, समझ में आया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number 33. A problem in calculus is given to two students. अच्छा कैलकुलस में कौन से चैप्टर आते मालूम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी वगैरह वगैरह, खैर अपन ये प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। A problem in calculus is given to two students A and B whose chances of solving it are 1/3 and 1/4 respectively. Find the probability of the problem being solved if both of them try independently. अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ के एग्जाम्पल से देखेंगे। एक कैलकुलस का प्रॉब्लम था, सपोज करो रिडक्शन प्रॉब्लम, मैं आप सबको दिया हूँ, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ, मैं सबको दिया यहाँ पर प्रॉब्लम। अब मेरे को क्या होना है, आप सॉल्व कर रहे हैं या आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होना है, मेरे को बस ये प्रोबेबिलिटी होना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप लोग पूरे करें तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, कोई एक भी करा तो सॉल्व हो जाता, एक भी करा तो प्रॉब्लम सॉल्व होता, राइट। तो अभी आएंगे उसके ऊपर, हम पहले यहाँ जाएंगे। तो अभी के लिए 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात करा उन्हें, तो हम इवेंट्स कंसीडर करेंगे। लेट E1 इज इक्वल टू इवेंट दैट A solves the problem,
या लिख लो प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए, और E2 इज द इवेंट दैट B सॉल्व्स द प्रॉब्लम। और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी दिया, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब यहां पर एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंशन करना जरूरी है, बोथ ऑफ देम ट्राई। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर लिखते हैं हम, वो क्या हिसाब से लिखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पे। पहले पी ऑफ ए होता, इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब बी लिखते तो हम क्या लिखते, बी गिवन ए लिखते, बिकॉज बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। तो प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। लेकिन अगर उन्हें बोला कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो हम उसमें केस करे थे जहां पर इसका आंसर था सीधा पी ऑफ ए इंटू, मतलब इंटरसेक्शन का काम होता सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता। क्लियर है ये पार्ट? तो आप यहां पे क्लियरली मेंशन करेंगे E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है ये? अब ये बोल लो, जैसा आप लोग बोले मेरे को, पूरे में से कोई एक भी कर दिया तो सॉल्व हो जाता बोले प्रॉब्लम। अगर उसको हम स्टेटमेंट में फ्रेम करें तो कैसा करते? फिर प्रोबेबिलिटी एक सिंगल पर्सन के बारे में होगी, तो हम क्या लिखेंगे, इफ एट लीस्ट वन स्टूडेंट solves the problem, then problem is solved। समझे? अगर कम से कम एक जना भी सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम, तो हम मानेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है? और प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, यूनियन। तो हम लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। वंस अगेन कहां आ गए अपन, एडिशन थ्योरम पे आ गए। फॉर्मूला क्या है, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ, समझ में आया? देन व्हाट इज E1, P ऑफ E2, इंटरसेक्शन की वैल्यू तो नहीं है अपने पास, लेकिन उसके लिए एक टर्म मेंशन कर डाला इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हम लिखेंगे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2। क्लियर है? इसका एलसीएम निकालो, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 प्लस 3 बाई 4 3 जा 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12 माइनस P ऑफ E1 का आंसर इंटू 1 बाई 4, तो 4 प्लस 3 7 डिवाइडेड बाई 12, 1 1 जा 1 बाई 3 4 जा 12, दोनों का डिनोमिनेटर, तो ये बना 6 बाई 12, 6 1 जा 6 2 जा, so the probability of the problem being solved is 1/2। समझ में आया प्रॉब्लम ये? क्वेश्चन नंबर 34, इसके वजह सेम क्वेश्चन है एक, वो आप लोग कर लेंगे, एक करने के बाद ऑब्वियसली वो तो आराम से कर ले सकते हैं। तो यहां पर क्या बोला उन्हें, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। तो पहले हम पी ऑफ ए लिख लेंगे विच इज 0.6, फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज 0.7। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फर्स्ट बिट क्या कैलकुलेट करना है, इंडिपेंडेंट अगर है इवेंट्स तो इंटरसेक्शन क्या हो जाता, मल्टीप्लिकेशन, P ऑफ A इंटू P ऑफ B। नाउ व्हाट इज P ऑफ A, 0.6 इंटू P ऑफ B इज क्या आता है आंसर, 4.2, 0.42। जब डेसिमल के बाद के नंबर्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो उसका रिजल्ट भी डेसिमल के बाद ही आता, तो 6 7 कितना हो गया, 42। क्लियर? सेकेंड बिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, यूनियन आते कि आ जाना एडिशन थ्योरम पे, विच इज P ऑफ A, व्हाट इज P ऑफ A, P ऑफ B माइनस 0. अब देखो 0.6 प्लस 0.7, नहीं मल्टीप्लीकेशन के लिए वो, जब हम 0.6 प्लस 0.7 कर रहे, 6 प्लस 7 13 होता, कैरी 1, डेसिमल की जगह पर डेसिमल आ गया, 1 प्लस 0, तो ये होता 1.3 माइनस 0.42। अब देखो यहां पर जब डेसिमल के कैलकुलेशंस करेंगे आप,
हमेशा याद रखना डेसिमल के नीचे आना डेसिमल, जैसा 1.3 लिख दिया, माइनस क्या करना अपने को 0 पॉइंट, आप 42 को इधर रख के कैलकुलेट नहीं कर सकते, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना, उससे पहले जितने नंबर उसके बाद जितने नंबर। 3 के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगाओ, 3 बना 2 और 0 बना 10, 10 में से 2 गए, 2 में से 4 जाता नहीं, तो ये बना 0 और ये बना 12, 12 में से 4 गए, तो डेसिमल से पहले क्या है, तो आंसर क्या आया इसका 0.88। थर्ड बिट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अच्छा ये बोलो, गिवन कब लिखते हैं अपन, जब उन्हें डिपेंडेंट है तब लिखते हैं, लेकिन अभी डिपेंडेंट है उन्हें क्वेश्चन में क्लियरली बोला कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ऑफ बी गिवन है क्या बनता है, सिर्फ पी ऑफ बी, राइट। तो पी ऑफ बी का आंसर कितना है, समझ में आया ये पार्ट। देन लास्ट बिट, लास्ट बिट है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जाके मल्टीप्लीकेशन इंटू पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता, 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता 1 माइनस पी ऑफ ए कितना है 0.6 है, 1 माइनस पी ऑफ बी कितना है, 1 में से 0.6 गए 0.4 और 1 में से 0.7 गए, मल्टीप्लीकेशन में तो 4 3 जा, तो ये होता 0.12। समझ में आया। अब ये बिट पे आ जाओ, बी गिवन है क्या होता, सिर्फ बी होता बिकॉज ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो गए, पी ऑफ बी का आंसर 0.5। ए गिवन भी क्या होता, सिर्फ ए होता विच इज 0.2। ए इंटरसेक्शन भी क्या होता, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, 0.2 इंटू 0.5 0.10। ये तो एडिशन थ्योरम हो गया, 0.2 प्लस 0.5 0.7, 0.7 माइनस 0.1 होता 0.6, वो तो आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ए एंड बी आर इवेंट्स, इंडिपेंडेंट ने बोला यहाँ पर उन्हें, इसलिए इंटरसेक्शन की वैल्यू डायरेक्टली दे डाला। ए एंड बी आर जस्ट इवेंट्स विद पी ऑफ ए 0.5, पी ऑफ बी 0.4 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0.3। आपको यहाँ पर दो वैल्यूज कैलकुलेट करना है, पहले तो गिवन वैल्यूज लिखेंगे, फर्स्ट बिट आपको मालूम करना है ए डज नॉट अक्कर की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए के नए होने की प्रोबेबिलिटी। अगर होने वाला इवेंट ए है तो नए होने वाला इवेंट क्या होता, ए कॉम्प्लीमेंट होता, और एक कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या लिखते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए कितना है, 1 में से 0.5 गए, पहली बिट हो गई। सेकेंड बिट, नाइदर ए नॉर बी अक्कर्स। अच्छा नाइदर नॉर को छोड़ो, ए और बी को देखो आप खाली, अभी ए और बी, लेकिन ये और नहीं है, नाइदर एंड नॉर है, तो क्या आता है इस पे कॉम्प्लीमेंट। इसका और एक फॉर्मूला भी आता, बट हम यहां से चलेंगे, सिंपल होता, ए और बी का प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी, लेकिन ये नाइदर है नॉर बी, इसलिए क्या करेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको निकालने के लिए क्या लिखते हैं 1 माइनस पी ऑफ, राइट, कॉम्प्लीमेंट है, नॉर्मल वाला निकालने क्या करते हैं 1 माइनस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ पी ऑफ ए का आंसर है 0.5 प्लस 0.3 0.4 माइनस 0.3। अब देखो 0.5 प्लस 4 9 हो गया, 9 में से 3 गए तो क्या बचा 0.6 निकले, अगर 1 से तो क्या बचा, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 36, पी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर दिया 0.65 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 0.15। ओके यहां पर देखो ए बी अगेन दो इवेंट से बोला, सिर्फ ने इंडिपेंडेंट के बारे में मेंशन करा नहीं, आपको मालूम क्या करना है, इसकी वैल्यू मालूम करना है विच इज कॉम्प्लीमेंट। तो अभी देखो ए यूनियन बी अपने पास है, मतलब आप एडिशन थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर फॉर्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी के लिए पी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 0.65,
कैन वी राइट P of A as 1 minus P of A complement, और P of B की जगह लिखेंगे 1 minus P of B complement, माइनस P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.15 है, ठीक है, क्लियर है स्टेप। माइनस P of A कॉम्प्लीमेंट यहां पर आके, माइनस P of B कॉम्प्लीमेंट यहां पर आके, जो कि अपना क्या बोले P of A का फॉर्मूला, अगर हम दोनों इवेंट्स के बारे में देखें तो P of A प्लस P of A कॉम्प्लीमेंट होता है 1। अगर आपको A होना है कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो आप इसको यहाँ भेज दो, ये होना है ये दे डाला तो उसको वहां भेज दो। सो माइनस और ये माइनस दोनों इधर आके प्लस हो गए, यहां बचा 1 प्लस 1 माइनस 0.15 प्लस 0.65 इधर आके, ठीक है। अभी देखो 2 माइनस माइनस होते ऐड, 15 प्लस 65 कितने हुए 80, तो लिखेंगे 0.80। अब 2 में से 0.80 निकालना है तो 2 डेसिमल 00 जितने लगाते लगा लो, और 0.80 ये दोनों तो हटा दो, काम क्या है नहीं, ये बना 1 और ये बना 10, 10 में से 2 8 गए, डेसिमल आ गया 1 माइनस 0, तो आंसर कितना आया। सो द वैल्यू ऑफ P of A कॉम्प्लीमेंट प्लस P of B कॉम्प्लीमेंट इज 1 पॉइंट। समझ में आया ये, कंप्लीट करिए।